सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीवी हिंदी चैनल पर। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और पढ़ाई अनवरत रूप से चल रही होगी। हमारा व्यंजन संधि वाला टॉपिक चल रहा था, तो व्यंजन संधि में हमने कुछ नियम पढ़ चुके हैं। हमारी 2 से 3 वीडियो व्यंजन संधि की हो चुकी है। आज हम उससे आगे वाला नियम पढ़ेंगे। यदि जिन्होंने भी हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो राइट कॉर्नर आई बटन में जाके उन वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकता है और वहां से उन वीडियो को देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के कुछ अगले नियम। प्रयास करेंगे कि आज की वीडियो में व्यंजन संधि को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो डालते हैं अगला नियम। आज का नियम होगा हमारा, यदि अ या दीर्घा के अतिरिक्त किसी भी स्वर के बाद दंत सकार आए, अब दंत सकार को हम लिखते कैसे हैं? ये वाला, वो भी कैसा? हलचल शायद। दंत सकार आए तब उसका मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। अर्थात इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर देखा जाए, जैसे मान के चलिए अ या दीर्घ आ के अतिरिक्त चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, तो मैं लिखता हूं अ या दीर्घ आ के अलावा कोई भी स्वर हो, और उसके बाद यदि आपका दंत सकार आता है तो दंत सकार का क्या हो जाता है? आपका मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा नियम है। अब इससे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तब हमारा ये नियम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं उदाहरण। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं हम, विषम। अब विषम का संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे बनता है? वि धन सम। अब हम देखेंगे कि यदि वि का भी हम शब्द विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? वह। जब हमने इसमें स्वर रहित वर्ण कर दिया तो हमारा स्वर कौन सा रहता है इसमें? लघु ई। और बाद में क्या चल रहा है आपका? सम। अब हम क्या देख रहे हैं? यदि ई के बाद हमको क्या मिल रहा है? दंत सकार मिल रहा है। नियम हमने क्या पढ़ा था? अ या दीर्घ आ के अतिरिक्त चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, तो हमारा कौन सा स्वर है? ये हमारा ई स्वर है। तो अब ये दंत सकार किस में आदेश हो जाता है? मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। अब ये स्वर सहित है तो इसे भी हम कैसे करेंगे? स्वर सहित लिख लें। आगे क्या चल रहा है? वे। इसको ई को मैंने इसी में जोड़ दिया, तो वी मूर्धन्य सकार हो गया हमारा। और पीछे क्या चल रहा है? म। तो सबको जोड़ के क्या बन जाएगा? विषम। एक अन्य उदाहरण से और समझ सकते हैं इसको। जैसे मान के चलिए अभिषेक। अब अभिषेक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? अभि धन सेक। अब भी में हमारा कौन सा स्वर है? ई। अर्थात ई के बाद हमको क्या मिल रहा है? हमको दंत सकार मिल रहा है। जैसे और मैं इसका विच्छेद करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं? मैं इसको स्वर रहित मैंने कर दिया भा को, तो इसमें कौन सा स्वर था? हमारा ई था। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? सेक। तो ई के बाद हमको क्या मिल गया? दंत सकार मिल गया। तो दंत सकार का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है। अब क्या होगा? आगे क्या चल रहा है आपका? अभी चल रहा है। अब इस पे छोटी ए की मात्रा है तो हम भी क्या कर देंगे? इस पे भी छोटी ए की मात्रा लगा देंगे। और पीछे क्या चल रहा है? क चल रहा है। तो जब संयुक्त किया जाएगा सबको तो क्या बन जाएगा? अभिषेक। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि अ या दीर्घ आ के अतिरिक्त चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए,
आ या दीर्घ आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद आपको क्या मिल जाए, दंत सकार मिल जाए, तो वो दंत सकार किस में आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। हमने क्या देखा, विषम, तो हमने क्या देखा, ई के बाद हमको क्या मिल रहा था, दंत सकार, तो ये किस में आदेश हो गया, मूर्धन्य सकार। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए सुषमा, सुषमा। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, सु धन समा। सुमाने अच्छा, समा माने पल, ऐसा पल जो अच्छा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सुषमा बोल देते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है, अगर मैं यहां से स्वर रहित करता हूं तो क्या आता है आपका, स का हल चिन्ह लग जाएगा, पीछे क्या आएगा आपका उ, और पीछे क्या चल रहा है, समा। तो अब उ के बाद हमको क्या मिल रहा है, दंत सकार मिल रहा है। अ या दीर्घ आ के अतिरिक्त चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए तो ये आपका दंत सकार किस में आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। तो अब क्या चल रहा है आपका आगे, ये पूरा मैं मिला दूंगा तो हो जाएगा सु, और ये आपका दंत सकार, दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो गया। पीछे क्या चल रहा है आपका, मां चल रहा है। तो जब सबको मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुषमा। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देख लिया जाए, जैसे अनुसंग, अनुसंग। अब अनुसंग का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, अनु धन संग। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊ के बाद हमको क्या मिल रहा है, सा मिल रहा है, तो ये किस में आदेश हो जाता है, मूर्धन्य में आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है, अनु, तो मेरा अनु साथ साथ चल रहा है। पीछे क्या रह गया आपका, ग, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, अनुसंग, अनुसंग। इसी प्रकार से कोई कठिन काम नहीं है, आराम से निकाले जा सकते हैं। हमको केवल नियम का तथ्य पूरा आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं जिससे आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे आप पढ़ते हैं निषिद्ध, निषिद्ध, तो निषिद्ध को जब हम संधि विग्रह करेंगे तो क्या करते हैं, इसका करते हैं हम निधन सिद्ध। अब क्या होगा, नाम है हमारा कौन सा स्वर है, छोटी ई, तो ई के बाद हमको क्या मिल रहा है, स मिल रहा है। तो अब सा किस में आदेश हो जाता है, मूर्धन्य में आदेश हो जाता है। अब क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है तो इसमें भी किसकी आ जाएगी, छोटी की मात्रा आ जाएगी। पीछे क्या चल रहा है, ध, और आगे क्या है आपका, नि। तो जब सबको देखा जाएगा मिला के तो क्या बन जाएगा, निषिद्ध ही बन जाएगा। तो कोई कठिन काम नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है, केवल हमको नियम अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं एक अगला नियम। अब नियम है हमारा, यदि ई या ऊ के बाद हमारा क्या है, स्वर रहित सा हो, हमारा दंत सकार हो, और आपका थ वर्ड हो। अगर इन दोनों को हम संयुक्त रूप से बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम, दंत वर्ण हो। ठीक है, तब क्या होता है, जब हम संधि करते हैं तो ये अपने मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। अब मूर्धन्य क्या होते हैं, हमने देखा दंत सकार का मूर्धन्य कौन सा होता है, ये आपका ये वाला सकार हो जाता है। लेकिन ये आपका कैसा है, स्वर रहित है, तो ये भी कैसा रहेगा, स्वर रहित रह जाएगा। अब ये था किस वर्ग का वर्ड है, त वर्ग का। जैसे मान के चलिए त वर्ग क्या था हमारा, त वर्ग के अगर वर्ड देखे जाए तो त, थ, द, ध और न, ये हमारे क्या है आपके इसके वर्ड। अब ये हमारा कौन सा वर्ग था, त वर्ग। त वर्ग को हम क्या जानते हैं, दंत वर्ग के नाम से। अब हमने क्या देखा था, एक मूर्धन्य वर्ग और होता था, तो वो कौन सा वर्ग होता था, ट वर्ग होता था। तो ट वर्ग को हम देखेंगे क्या है, ट, थ, ड, ध और ण, ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, दंत को हमको किस में बदलना है, मूर्धन्य में बदलना है। तो मूर्धन्य क्या होगा, ता का क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, था का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा, दा का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, धा का क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा, और ना का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो हमको किसका देखना है, थ का देखना है। तो थ का हमारा मूर्धन्य वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा ठ वर्ड हो जाएगा, ये वाला। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ठ। ये स्वर सहित है तो इसे भी मैंने कैसे लिख दिया, स्वर सहित। तो नियम हमारा क्या हो जाएगा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या हो आपका, ई हो या ऊ हो, और उसके बाद जो आपका उत्तर पद होता है उसमें आपको दंत सकार मिल जाए
या आपको थ वर्ण मिल जाए, ये भी आपका दंत वर्ण है, तो ये अपने मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। तो दंत सकार का क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार, और था का क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। ये नियम के हम कुछ उदाहरण देखते हैं तब हम समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण मिलेगा आपको, अनुष्ठान। अनुष्ठान, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए संधि विच्छेद हमको करना है। मूर्धन्य सकार है तो इसका क्या बनेगा, दंत सकार, और ठा है तो क्या बनेगा, इसका था बनेगा। तो इसका बनता है अनु धन स्थान। क्या बन गया, अनुधन स्थान। अब देखते हैं हम अनुधन स्थान से अनुष्ठान पे कैसे पहुंचते हैं। तो अन, अगर मैंने इसको स्वर रहित कर दिया तो पीछे हमारा कौन सा स्वर आएगा, उ। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, स्थान। ठीक है, अब हमारा नियम क्या था, यदि ई या उ के बाद आपको क्या मिल जाए, स्थ मिल जाए। उ के बाद हमको क्या मिल रहा है, आधा सकार मिल रहा है आपका दंत सकार, और आपको थ वर्ड मिल रहा है, दंत वाला वर्ड। तो अब दोनों के दोनों किस में आदेश हो जाते हैं, मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। तो अब इस वाले दंत सकार का क्या हो जाएगा, आपका मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। ये आपका मूर्धन्य सकार है, और इस था का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। लेकिन इस पे आपका दीर्घ आय की मात्रा है, तो मैंने दीर्घ की मात्रा लगाई। पीछे क्या चल रहा है आपका, न चल रहा है। आगे क्या चल रहा है, इसको मैंने मिला दूंगा तो अनु चल रहा है। अब जब सबको मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। क्योंकि ये खड़ी पाई का वर्ड है और स्वर रहित वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसकी खड़ी पाई हट जाएगी, पीछे क्या आ जाएगा, अनुष्ठान। जैसे ये बन गया। ऐसे एक अन्य उदाहरण है, जैसे प्रतिष्ठान। यहाँ पे और देता हूं मैं, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, तो इसका क्या बनेगा, प्रति धन स्थान। बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ई स्वर है, ई के बाद आपको क्या मिल रहा है, स्थ मिल रहा है। ई के बाद आपको स्थ मिल रहा है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण जैसे प्रतिष्ठा, इसका क्या हो जाएगा, प्रति धन स्था, तो इसका ये हो जाएगा प्रतिष्ठा। इसका एक उदाहरण जैसे आप पढ़ते हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर का आप जब संधि विच्छेद करते हो तो कैसे करेंगे, युधि युधि धन स्थिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, युधिष्ठिर बोल देते हैं। अब इसका हम बोल करेंगे, संधि विग्रह से हम युधिष्ठिर ही पहुंचाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं। इसमें कौन सा स्वर निहित है, अगर धा में देखा जाता है तो इसमें लघु ई निहित है, मैंने अलग कर लिया। पीछे क्या चल रहा है आपका, स्थिर। अब आपको क्या मिल रहा है, ई के बाद आपको क्या मिल गया, आधा सकार मिल गया, दंत सकार, और था वर्ड मिल गया। तो अब ये दोनों को दोनों किसमें बदल जाएंगे, मूर्धन्य में बदल जाएंगे। तो इसका तो हो जाएगा आपका मूर्धन्य सकार, और था वर्ड का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। अब आगे क्या चल रहा है आपका, युधि, तो मैंने इसको मिला के युद्ध लिख दिया। अब इस पे क्या है, आपकी लघु ई की मात्रा है, तो लघु ई की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। तो मैं लघु ई की मात्रा का प्रयोग कर दूंगा। पीछे क्या चल रहा है, र चल रहा है। तो जब सबको मिला के देखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, युधिष्ठिर बोल देते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा नियम समझ में आ रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि ई या उ के बाद आपको दंत वर्ण मिल जाए, दंत वर्ण में क्या मिलेगा आपको, दंत सकार मिलेगा और थ वर्ण मिलेगा, जो आपका त वर्ग का दूसरा वर्ड है। तो क्या होता है, ये दोनों अपने मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। तो दंत सकार का ये मूर्धन्य सकार हो जाता है। अब त वर्ग का हमारा ये था और ट वर्ग का हमारा ये है आपका पूरा का पूरा। अब जो भी वर्ड आए वो आपका मूर्धन्य हो जाएगा। मान के चलिए ता का मूर्धन्य क्या होगा, ट हो जाएगा। था का मूर्धन्य क्या है, ठ हो जाएगा। दा का मूर्धन्य क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। इसी प्रकार से था का मूर्धन्य मैंने क्या कर दिया, ठ कर दिया। अब इसके हमने कुछ उदाहरण देखे, जैसे अनुधन अनुष्ठान होता है तो इसका क्या हो जाएगा, अनुधन स्थान। अब ऊ के बाद आपको क्या मिल रहा है, सवर्ण मिल रहा है, वो भी दंत सकार है। ऊ के बाद हमको क्या मिल रहा है, सवर्ण मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने मूर्धन्य में आदेश हो जाते हैं। अब हम एक नया नियम पढ़ेंगे। नियम है आपका, यदि आपको एक उपसर्ग मिलेगा उद, और इसके बाद आपको यदि दंत सकार मिल जाता है, जैसे उद के बाद यदि आपको दंत सकार मिल जाता है तो क्या होता है, उद का तो हो जाता है उत, उत हो जाता है।
और जो दंत सकार होता है उसका क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। पुनः समझे नियम को। यदि उद के बाद आपको दंत सकार मिल जाए तो उद का क्या हो जाता है, उत हो जाता है, और जो दंत सकार होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल समझे, उदाहरण समझो, उदाहरण जैसे उत्थान, उत्थान। अब उत्थान का संधि विग्रह क्या बनता है आपका, इसका बनता है उद धन स्थान, उद धन स्थान। अब आपको क्या मिल रहा है, उद उपसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है, सबड़ मिल रहा है, वो भी कैसा है आपका, दंत सकार मिल रहा है। तो उद का क्या हो जाता है, उत हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो पीछे क्या बनेगा, थान बनेगा। लोप माने गायब हो जाना। तो अब संयुक्त रूप से सबको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, अब ये खड़ी पाई का वर्ड है, स्वर रहित वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये आधा वर्ड, इसकी खड़ी पाई हट जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, इसका थान रह जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, उत्थान बन गया। ऐसे ही आप एक और उदाहरण दे सकते हो, उत्तापना, उत्थापना। अब इसका संधि विग्रह हम कैसे करेंगे, उद धन स्थापना, उद धन स्थापना। अब हमको क्या मिल रहा है, उद उपसर्ग के बाद हमको क्या मिल रहा है, सबड़ मिल रहा है, दंत सकार मिल रहा है, तो उद का क्या हो जाता है, उत हो जाएगा इसका। तो मैंने क्या कर दिया, उत कर दिया। ये स्वर रहित है तो मैंने इसे भी स्वर रहित कर दिया। अब सा का क्या हो गया, लोप हो गया। तो अब क्या बचा, सा का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, थापना। तो मैंने क्या लिख दिया, थापना। अब जब संयुक्त सबको किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये आपका ताबड़ आधा है तो बन जाएगा आपका उत्थापना। कोई कठिन नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्या है नियम आपका, यदि उद उपसर्ग के बाद आपको स मिल जाए, ठीक है, दंत सकार मिल जाए, तो इसका क्या होता है, लोप हो जाता है, और उद किस में आदेश हो जाता है, उत में आदेश हो जाता है। जैसे उत्थान उत्थापना हमने देखी थी। अब हम देखेंगे एक अन्य नियम। नियम नया है हमारा, नियम क्या है, मान के चलिए यदि न वर्ड से पहले कोई मूर्धन्य वर्ण, और मूर्धन्य वर्ण में भी मुख्यतः कौन से होने चाहिए, री होना चाहिए, र होना चाहिए, और सकार होना चाहिए। आए मूर्धन्य वर्ण किसी भी स्थान पर आए, तो न का ड़कार हो जाता है, कार हो जाता है। अर्थात इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, मान के चलिए री आया आपका रा जाए, और आपका मूर्धन्य सकार आ जाए, और इनके बाद आपका यदि कोई न वर्ड आए, तो न वर्ड से पहले ये कोई सा भी वर्ड मिल जाए, तो न का क्या हो जाता है, न का ड़ में आदेश हो जाता है। सीधा सी बात ये है हमारा। तो हम उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण से इस चीज को देखो, जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था रामायण, याद हो यदि, रामायण, तो रामायण का हम संधि विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, तो इसका बनता है राम धन अयन। अब हमने क्या देखा था कि न वर्ड से पहले हमें इससे किसी भी स्थान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कौन सा वर्ड मिल रहा है, र वर्ड मिल रहा है, तो न किस में आदेश हो जाता था, ड़ में आदेश हो जाता था। और यहाँ पे हमारी कौन सी संधि बन जाती थी, दीर्घ संधि बन जाती। यहाँ पे आ और यहाँ पे आ मिलकर क्या बन जाता आपका, दीर्घा बन जाता था। तो न का क्या हो जाता था, आदेश ड़ के रूप में हो जाता था। तो ये हमारी यहाँ पे कौन सी संधि बन जाती थी, दीर्घ संधि बनती थी, लेकिन ना का क्या हो रहा है, ड़ में आदेश हो जाता था। जैसे एक उदाहरण और देख सकते हैं हम, कई सारे उदाहरण है। जैसे पुराण ले लीजिए आप, पुराण। अब पुराण का हम जब संधि विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे,
पुरा धन न, ऐसे कर सकते हैं। अब न का क्या, न से पहले आपको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है, तो अब न किस में आदेश हो जाता है, ड़ में आदेश हो जाता है, और उससे आगे क्या चल रहा है आपका, पुरा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, पुराण। ऐसे जैसे मान के चलिए ऋण, अन्य उदाहरण है आपका ऋण। ऋण का संधि विग्रह करेंगे तो हम क्या बनता है, रि धन न। अब ना से पहले आपको क्या मिल रहा है, री मिल रहा है, आपका मूर्धन्य वर्ण है, तो ना किस में आदेश हो जाता है, ऋकार में आदेश हो जाता है। आगे क्या चल रहा है आपका, री, तो री ऋण बन जाएगा। ऐसे ही कृष्ण, अन्य उदाहरण इसके मैं लिख देता हूं, कृष्ण, तृष्णा, नारायण, नारायण हो गया आपका, परिणाम, परिमाण, शरण, हरण, उष्ण, ये सबके सब इसी नियम के उदाहरण है। मैं बारी बारी से सबका संधि विग्रह करता हूं, एक दृष्टि देखें। कृष्ण धन न, त्रस धन ना, ये क्या हो जाएगा, नारा धन अयन, इसका हो जाएगा परिधन नाम, इसका हो जाएगा परिधन मान, इसका हो जाएगा सर धन न, इसका हो जाएगा हर धन न, इसका हो जाएगा उस धन न। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमारा पूरा का पूरा नियम ये है, यदि न वर्ण से पहले किसी भी स्थान पर आपको ये मूर्धन्य वर्ण मिल जाए, कौन सा, री मिल जाए, र मिल जाए, और आपका ये सकार मिल जाए, तो न किस में आदेश हो जाता है, ऋकार में आदेश हो जाता है। अब पूरे के पूरे हमने उदाहरण ये देख लिए। अब देखते हैं हम एक अन्य नया नियम। नियम है हमारा, आप यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो हमारा, स्वर रहित न हो, तथा इसके आगे कोई शब्द जुड़ रहा हो, तब न वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात मान के चलिए क्या होगा, कोई भी प्रथम पद होगा, उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, न वर्ण होगा, वो भी कैसा हो, स्वर रहित हो, और इसके बाद कोई शब्द जुड़ जाए तो इस ना का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये है हमारा नियम। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण से ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण जैसे मान के चलिए, जब हमने संधि को प्रारंभ ही किया था तो मैंने लोप के लिए एक उदाहरण समझाया था, मैं आज भी उसी को हम कोट करते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए युवावस्था। अब युवावस्था का जब हम संधि विग्रह करते हैं तो क्या होता है, युवन धन अवस्था। अब आपको नियम क्या मिल रहा है, यदि किसी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कैसा हो, आपको न हो, वो भी कैसा हो, स्वर रहित हो, और उसके बाद किसी शब्द का योग हो रहा हो, जुड़ रहा हो, तो ना का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है लोप, इसका हो गया लोप। अब क्या बचा आपका, युव, उधर पीछे क्या बचा, अवस्था। अब यहां पे आपकी दीर्घ संधि मिलकर क्या बन जाती है, युवावस्था। लेकिन यदि आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि युवावस्था में संधि कौन सी है, तो हम तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सर्वप्रथम कौन सा नियम लगा। तो हमने यहाँ पे न लोप का नियम लगाया, और न लोप का नियम के संधि में पढ़ते हैं, व्यंजन संधि में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो कौन सा उसका नियम सही माना जाएगा, व्यंजन संधि उसका सही विकल्प माना जाएगा। यदि व्यंजन संधि नहीं है तब हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, उसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा।
और यदि दोनों विकल्प मिल जाए तो हमेशा व्यंजन संधि को प्राथमिकता दें। जैसे मान के चलिए, और इसके अन्य उदाहरण बताता हूं। जैसे प्राणी मात्र, प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का जब संधि विग्रह करते तो क्या बनता है? प्राणिन धन मात्र। अब हमको क्या मिल रहा है? किसी पद का अंतिम पद हमको क्या मिल रहा है? स्वर रहित ना मिल रहा है, और उसके बाद हमको कोई शब्द मिल रहा है। तो ना का क्या हो जाता है? इसका हो जाता है लोप। तो क्या बचेगा? प्राणी मात्र। तो बन जाता है आपका प्राणी मात्र। ऐसे करके बन जाएगा। जैसे प्राण विज्ञान, एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं हम। प्राणी विज्ञान, इसका क्या बनता है? प्राणिन धन विज्ञान। अब ना वर्ड मिल रहा है लास्ट में, और वो भी स्वर रहित है, तो ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? प्राणी विज्ञान। बहुत छोटे छोटे नियम है, कोई कठिन नियम नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या है नियम? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ड कैसा हो? स्वर रहित ना हो, और उसके बाद कोई भी शब्द जुड़ जाए, तो ना का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बस ये नियम है, आराम से हो सकता है, अच्छे से पढ़ ले। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो हमारी आगामी वीडियो होती है उनका आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। अब हम देखेंगे एक अन्य नियम। अब हमारा व्यंजन संधि का एक मान के चलिए अंतिम नियम है। पूरा के पूरे हम नियम अब तक कई वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अब ये हमारा व्यंजन संधि का अंतिम नियम है। जैसे मान के चलिए नियम। अब नियम है क्या ये? यदि निर या दुर, ये आपके दो उपसर्ग माने जाते हैं, निरुपसर्ग और दुरुपसर्ग। यदि निर या दुर के बाद र वर्ण का योग हो, र का योग हो, तब र का लोप तथा इससे ठीक पहले वाला वर्ड दीर्घादेश हो जाता है। मतलब समझो इस बात का, यदि निर या दुर उपसर्ग दो है आपके, मैं दोनों साइड में लिखता हूं। यदि निर के बाद आपको क्या मिल जाए? र मिल जाए। ऐसे ही कंपेयरिंग करके देखते हैं, दुर के बाद आपको क्या मिल जाए? र वर्ड मिल जाए। तो क्या होता है? जो र होता है, ये वर्ड होता है, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसका तो लोप हो जाता है, लेकिन जस्ट इससे पहले वाला वर्ड क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है। तो इससे पहले वाला वर्ड क्या है? अगर मैं नी को देखना चाहूं तो नी अगर मैं स्वर रहित करता हूं तो इसमें क्या आता है आपका? लघु ई आता है। लघु ई का आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दीर्घ ई। हमने क्या देखा? यदि निर या दुर के बाद र का योग होता है, तो निर के बाद मैंने किसका देख लिया? र का योग देख लिया। तो रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो स्वर रहित रा होता है उसका क्या हो जाता है? लोप। और जस्ट इससे पहले वाला वर्ड क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है। तो रा से पहले कौन सा वर्ड है? अगर मैं नि वर्ड का शब्द विग्रह करता हूं तो न स्वर रहित कर दूंगा, तो इसमें कौन सा स्वर निकल के आएगा? ई। तो ई का क्या हो जाएगा? दीर्घादेश हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप हो गया। अब रा से पहले हमारा कौन सा वर्ड है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे लघु उ निकल के आता है। तो लघु उ का क्या हो जाता है? दीर्घ उ हो जाता है, और बाद में आपका जो वर्ड चलता है वो आ जाता है। नियम समझने पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखें, उदाहरण से आपको समझ में आ सकता है। उदाहरण, जैसे उदाहरण देखते हो आप, नीरस। अब नीरस का जब हम संधि विग्रह करते हैं तो क्या बन के आता है?
तो इसका निकल के आता है निर धन रस, निर्धन रस। अब आप देख रहे हो रबड़ है आपका, और रबड़ के बाद आपको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है, अर्थात निर उपसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है। तो रा का क्या हो जाता है, इसका तो लोप हो जाएगा, इसका हो गया लोप। और रा से पहले वाला कौन सा वर्ड है आपका, लघु ई, तो ये किस में बदल जाता है, मान के चलिए ये आपका लघु ई, तो ये इसका हो जाता है दीर्घ ई। पीछे क्या चल रहा है आपका, रस, तो ये क्या बन जाएगा, नी, और पीछे क्या चल रहा है, रस, तो क्या बन गया, नीरस। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नीरोग, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। कहीं कहीं क्या मिल जाता है इसका, ऐसे लिख के देता है निरोग, और वो अगर देखा जाए शब्द शुद्धि के हिसाब से तो वो कैसा हमारा गलत है। सही शब्द क्या होता है, नीरोग होता है। अब इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या बनता है, इसका बनता है निर धन रोग, रोग से रहित। अब हम देखेंगे निर उपसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है, तो रा का यहाँ पे लोप हो जाएगा, और जो इसमें लघु ई है उसका क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है, नी, और ये आपका रा लोप हो जाएगा, पीछे क्या है आपका, रोग, तो बन गया आपका नीरोग। ऐसे कोई कठिन काम नहीं है, यदि आपको नियम समझ में आ रहा है तो हो जाएगा। जैसे एक और हम अब दुर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण जैसे दूराज, दूराज। अब दूराज का हम संधि विग्रह करेंगे तो क्या बनता है, दुर धन राज। अब हम क्या देख रहे हैं, दुर उपसर्ग के बाद हमको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है, तो रा का क्या हो जाता है, इसका तो लोप हो जाएगा, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। और रा से पहले हमको कौन सा स्वर मिल रहा है, आपको लघु ऊ मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। और आगे क्या चल रहा है आपका, दबड़ चल रहा है, ठीक है। और पीछे क्या है आपका, राज। यदि सभी को मिलाया जाएगा तो ऊ इसके हलचल को खत्म करके क्या कर देगा, अपनी मात्रा लगा देगा, तो क्या बनेगा, दू, और पीछे क्या हो गया इसका, राज, तो दूराज से क्या बन गया, दूराज। ऐसे ही एक और देख सकते हैं इसका उदाहरण, दूरब, दूरब। अब इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या बनता है, दुर धन रब। अब दुर के बाद हमको क्या मिल रहा है, रबड़ मिल रहा है, तो इस रा का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ये आपका उ वर्ण है ना, इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, दू, और इसका लोप हो गया, तो पीछे क्या रह गया, रब, तो दूरब से दूरब। हमको निर या दुर उपसर्ग के बाद क्या मिल जाए, रबड़ मिल जाए, तो इस वाले उपसर्ग जो स्वर रहित वर्ण वाला होता है रा, उसका तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। साथ साथ इससे जस्ट पहले वाला, इससे ठीक पहले वाला वर्ड क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। मान के चलिए ये वाला जो दुर और निर वाला नियम है ना, है तो व्यंजन संधि का, लेकिन जितने भी इनके उदाहरण मान के चलते हैं, इनको हम कहां पे भी पढ़ेंगे, आगे जो संधि पढ़ेंगे विसर्ग संधि, उसमें भी मिलेंगे। तो यदि आपको ये वाले उदाहरण मिल जाए और आपको पूछ लिया जाए व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो आप प्राथमिकता हमेशा विसर्ग संधि में देंगे, क्योंकि ये हम विसर्ग संधि में भी नियम पढ़ने वाले हैं। तो आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।